ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर ईच के सिंटेक्स को देखते, उसके बाद फिर फैक्ट्स पर आते और उसको डीपली सीखते। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सिंटेक्स है, आपने पहले एरे बनाना है, मतलब कि एरे इधर लगा देना है, फिर उसके बाद डॉट करके फॉर ईच को लिख देना है, और फॉर ईच के अंदर हम एक कॉल बैक लगाते हैं, मतलब कि एक फंक्शन लगाते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन लगा दिया, और फिर इसमें हमें 3 पैरामीटर्स की फैसिलिटी मिलती है, मतलब कि हम इसमें टोटल 3 पैरामीटर्स लिख सकते हैं। 2 ऑप्शनल होते हैं, लेकिन एक जरूरी होता है, ये वीएल जो मैंने लिखा है, आप कुछ और भी लिख दे, वीएल लिख दे, एलिमेंट लिख दे। तो इसमें क्या होगा कि हर एक इटरेशन में इसके अंदर एक एक एलिमेंट आएगा एरे का। तो मुझे कंसोल पर अभी दिख जाएगा 10 20 30, ये तो ठीक है। अगर मैं IND को लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि हर एक इटरेशन में मुझे इसके इंडेक्स मिल जाएंगे, जैसे कि 0 1 2। अगर मैं एरे को प्रिंट करूंगा तो मुझे 3 बार एरे मिलेगा, यानी कि ये वाला एरे मुझे 3 बार मिल जाएगा। ये सिंपल था, ठीक है। अब 3 बार क्यों मिलेगा, क्योंकि टोटल इटरेशंस ही 3 होंगे। अभी बढ़ते हैं फैक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहला जो फैक्ट है ना फॉर ईच के बारे में, वो ये है कि फॉर ईच लूप के अंदर आप कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करेंगे, देखो इस कोड के अंदर मैंने ब्रेक का यूज किया है, तो मुझे सिंटेक्स एरर मिलेगा। अब सिंटेक्स एरर इससे मिलता है, वो कुछ इस तरह होता है कि इलीगल ब्रेक स्टेटमेंट। अगर कंटिन्यू का यूज करेंगे तो इसमें आएगा कि इलीगल कंटिन्यू स्टेटमेंट। व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप के अंदर तो आप इजीली यूज कर पाते थे, लेकिन इसमें आप ये यूज नहीं कर सकते। दूसरा फैक्ट, आप रिटर्न कीवर्ड से फॉर ईच को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर सकते। यानी आपने देखा होगा कि फंक्शंस के अंदर हम रिटर्न का यूज करते थे, और फिर उस फंक्शन को हम रिटर्न के जरिए से एग्जिट करते थे, लेकिन आप फॉर ईच को उस तरह से एग्जिट नहीं कर सकते। इस एग्जांपल में देखें, इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमने रिटर्न लगाया है एक कंडीशन के अंदर, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर लगाया है, यानी कि जब वैल्यू 3 की बराबर होगी तो रिटर्न कर दो फॉर ईच को। तो इसका रिजल्ट मुझे कुछ इस तरह मिलेगा 1 2 फिर 4। तो इसने क्या किया कि थर्ड इटरेशन को स्किप कर दिया, उसी कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरह बिहेव करता है, वो भी इटरेशन को स्किप करता था, इसने भी इटरेशन को स्किप कर दिया और बाकी लूप चलेगा। जैसे कि 3 के बाद मुझे 4 मिल गया, इस तरह नहीं है कि 4 भी नहीं मिलेगा, 4 मिल गया, सिर्फ थर्ड इटरेशन स्किप हो गया, यानी कि 3 वाली वैल्यू मुझे नहीं मिली। अब तीसरा फैक्ट ये है कि एसिंग अवेट को ये, यानी कि फॉर ईच एसिंग अवेट को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकता। सही है, यानी कि आप इसमें एसिंग अवेट लगाएंगे लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये मुझे जो आउटपुट देगा वो ये देगा कि पहले मुझे मिलेगा डन, फिर 1 2 3। अब ये क्यों, इसका रीजन आपको 4th नंबर फैक्ट से पता चल जाएगा, अब उसमें मैं बता दूंगा, लेकिन इधर भी इतना बता देता हूं कि इधर क्या हुआ है कि जितने भी एसिंग कॉलबैक्स है वो सारे के सारे एक साथ स्टार्ट होते हैं। सही है, अब बढ़ते हैं 4th नंबर फैक्ट की तरफ। 4th फैक्ट में ये है, हमारे पास ये जो फॉर ईच होता है ये सिंक्रोनस होता है, तो सिंक्रोनस की वजह से हमें वो आउटपुट मिला था डन 1 2 3, इस तरह से मिला था। सही है, अब 5th फैक्ट ये है कि फॉर ईच लूप स्पार्स एरे को स्किप करता है, यानी कि इस एग्जांपल में देखिए आपको दिख रहा है कि 1, फिर एक एम्प्टी स्लॉट है, फिर 3 दिख रहा है। सही है, यानी कि इस एम्प्टी स्लॉट की वजह से हम बोलते हैं कि एक स्पार्स एरे है ये। तो अगर इस पर हम फॉर ईच लगाते हैं तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा 1 3। इस एम्प्टी स्लॉट को इस फॉर ईच ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब 6th और जो सबसे लास्ट फैक्ट है वो ये है कि फॉर ईच को हम सिर्फ और सिर्फ एरेस पर यूज कर